हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 हिंदी का आप सभी बच्चों के पेपर में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप सभी बच्चे हमारे चैनल के मेजर पेपर 1 हिंदी का सारा वीडियो देख लीजिए, आपका 75 नंबर का पेपर आता है। 75 में 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं। बस टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगा कि आप सभी बच्चे सारे वीडियो देखिए, समझिए अच्छे से, खुद ब खुद लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी सिलेबस बताया था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 4 का सिलेबस रहा। इसके अलावा हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है, आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा, जिनमें पहला ही सवाल रहेगा कि आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, साहित्य इतिहास है, माफ करिएगा, सिद्ध इतिहास, सॉरी। ठीक है, आदिकालीन जो हमारे पास हिंदी साहित्य है, इसकी प्रमुख जो विशेषता उस पर प्रकाश डाले। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा गया, माफ करिएगा। तो सिद्ध साहित्य का क्या महत्वपूर्ण स्थान है हमारे पास, जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें जो सिद्ध साहित्य है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे यह साहित्य मुख्यतः बेसिकली बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा महायान, ठीक है, नाम सुना होगा ना, बौद्ध धर्म पढ़ा होगा कभी। तो वज्रयान शाखा से जुड़े जो भी सिद्धों द्वारा रचा गया था, जिन्हें बेसिकली सिद्ध या फिर महासिद्ध कहा जाता है। इन सिद्धों में सरहप्पा, लुइपा, कानप्पा आदि प्रमुख होते हैं। उनकी रचनाएं दोहा और पद के रूप में मिलती है, जिन्हें सामान्यतः सिद्ध साहित्य कहा भी जाता है। ठीक है, यह साहित्य जो है न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भाषा, शैली और विचारधारा के स्तर पर भी एक विशेष महत्व रखने कार्य करता है। सिद्ध साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है उनकी जो अनुभूति प्रधानता है। सिद्ध कवियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों का प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने साहित्य या जो भी बाह्य आडंबर उनकी अपेक्षा जो व्यक्तिगत साधना और अनुभूति को अधिक महत्व देने का कार्य किया है। उनके लिए जो सत्य का ज्ञान है वो पुस्तकों से नहीं, बल्कि जो अपने आपकी जो आत्म अनुभूति होती है वो ज़्यादा जरूरी है। इसलिए उनकी वाणी में आप देखोगे गहराई है और प्रामाणिकता देखी जाती है हमारे पास। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है रहस्यमयवाद, मतलब मिस्टीरिज्म जिसे कहते हैं। ठीक है, साहित्य इतिहास में या सिद्ध साहित्य में आध्यात्मिक साधना और जो तत्व ज्ञान है उनको प्रतीकात्मक और जो गुण भाषा में व्यक्त किया गया है। इसमें सहज, शून्य, शून्यता, योग, चक्र आदि शब्दों को प्रयोग मिलता है, जो सामान्य जो पाठक है उनके लिए तुरंत स्पष्ट नहीं होते। यह रहस्यमय इस साहित्य को और भी विशिष्ट बनाता है, लेकिन साथ ही साथ इसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी हमें उत्पन्न करवा देता है। ठीक है, तीसरी प्रमुख विशेषता बात करें सहजवाद। सिद्ध कवियों ने सहज अर्थात जो प्राकृतिक और सरल जीवन को महत्व दिया है। उन्होंने कृत्रिम साधनों, कठोर तपस्या और जो भी बाह्य आडंबर उनका विरोध किया। उनके अनुसार परम सत्य की प्राप्ति के लिए सहज और स्वाभाविक जो मार्ग है वो अपनाना चाहिए। यह विचार बाद में संत जो साहित्य से भी विकसित हुआ, विशेषकर जब कबीरदास जी की वाणी में इसका जो हमें भाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। हिंदी साहित्य की एक और विशेषता है रूढ़ियों और जो पाखंड है उसका विरोध करना। हिंदी कवियों ने इस समय प्रचलित धार्मिक जो कुरीति चल रही है, कर्मकांड चल रहे और सामाजिक बंधनों का एक तीखा विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद और जो भी बाह्य पूजा पद्धति है उनकी आलोचना की, और साथ ही साथ उनकी आंतरिक शुद्धता तथा आत्मज्ञान पर बल दिया। इस प्रकार उनका जो साहित्य एक प्रकार से जो विद्रोही चेतना है उसका परिचायक होता है। भाषा की दृष्टि से हिंदी साहित्य जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे पास। सिद्ध साहित्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण, इसकी जो भाषा है उसमें उपभ्रंश, अवट और प्रारंभिक हिंदी का मिश्रण देखने को मिलता है। यह भाषा जो है जन सामान्य के निकट है, इसलिए इसे लोक भाषा भी कहा जाता है। सिद्ध कवियों ने संस्कृत जैसी जटिल भाषाओं के स्थान पर सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनका संदेश जो है व्यापक जनसमूह तक पहुंच पाया। शैली की दृष्टि से यह जो भाषा संक्षिप्त और सारगर्भित है। दोहा और पद जैसे छोटे छोटे छंदों में गहन आध्यात्मिकता विचारों को व्यक्त करना इसकी विशेषता होती है। साथ ही साथ इसमें प्रतीक हो गए, रूपक हो गए और उलट वांशियों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, जिससे इसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली और साथ ही साथ कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी हो जाती है। हिंदी साहित्य में योग और तंत्र का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें शरीर को साधना का माध्यम बनाया गया और काया साधना को विशेषता बल दिया गया। यह दृष्टिकोण पारंपरिक जो धार्मिक धारणाएं हैं या से भिन्नता और एक नई आध्यात्मिक दिशा को एक नया आध्यात्मिक जो दिशा है वो प्रस्तुत करता है। अंततः कह सकते हैं कि आदिकालीन जो सिद्ध साहित्य है अपनी अनुभूति, प्रधानता, रहस्यवाद, सहजवाद, रूढ़ी जो विरोध हो गया, लोकसभा के प्रयोग और संक्षिप्त लेकिन जो एक प्रभावशाली शैली के कारण अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। यह साहित्य न केवल अपने समय की धार्मिक और सामाजिक चेतना व्यक्त करता है, बल्कि आगे आने वाले संत साहित्य और भक्ति आंदोलन की जो आधारशिला वो भी साथ में रखने का कार्य करता है।
अगला सवाल है, विद्यापति की कविता में विद्यमान जो भक्ति भावना है उसकी विवेचना करें। चलिए आइए सवाल को डिकोड करते हैं हम लोग। अभी तक अगर आपको लगता है कि हमने आपकी किसी प्रकार की सहायता की, आपको हमारे चैनल के द्वारा सपोर्ट मिलता है, तो आप सभी बच्चे अपने इस सपोर्ट को दिखाने के लिए आप हमें वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। हमारा मकसद यही है कि आप सभी बच्चों को जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट और सही चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। इसलिए अगर आप सभी बच्चों को लगता है हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है सवाल। विद्यापति की कविता में जो विद्यमान भक्ति भावना आई उसको बताते हैं। तो हिंदी विशेषता जिनमें बात करें मैथिली साहित्य कि एक ऐसे कवि हैं, ठीक है, जिनकी काव्य धारा में हमें भक्ति और जो श्रृंगार है उसका एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। उनकी रचनाओं में मुख्यतः राधा कृष्ण का जो प्रेम दिखा है उसका चित्रण किया गया है, परंतु इस प्रेम के भीतर जो गहरी भक्ति भावना है ये निहित है, या फिर इसका कह सकते हैं ये विद्यमान है। विद्यापति की जो भक्ति भावना है उसको समझने के लिए उनके काव्यों में जो भी निहित भाव है, रूपक है और अभिव्यक्ति की शैली का जो है एक विश्लेषण हमारे लिए आवश्यक है। विद्यापति की कविताओं में भक्ति भावना का सबसे प्रमुख जो स्वरूप है वो माधुर्य भक्ति के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर ईश्वर भक्ति को व्यक्त किया, जहाँ पर राधा जो है जीवात्मा का प्रतीक है और जो श्री कृष्ण है वो परमात्मा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इस प्रकार उनका जो प्रेम है सिर्फ लौकिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है। प्रेम की गहनता, विरह की वेदना और जो मिलन की जो उत्कंठा रहती है, ये सभी भक्ति भाव मिलके एक उच्चतम जो कह सकते हैं स्तर है उसे प्रकट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। उनकी अगर बात करें इनकी कविता में विरह की जो भावना है वो अत्यंत ही मार्मिक रूप से व्यक्त हुई है। राधा का जो कृष्ण के प्रति राधा का कृष्ण के प्रति जो विरह है ये केवल प्रेमिका का विरह नहीं है बल्कि भक्त का अपने ईश्वर से जो बिछड़ने का जो विरह होता है या दुख होता है उस प्रकार ये बताने कार्य किया है। इस विरह में हमें तड़प भी देखने को मिलती है, पीड़ा भी है और जो समर्पण है उसकी भी जो चरम अवस्था है वो भी इसमें हमें दिखाई देती है। यह विरह ही भक्ति को बेसिकली गहराई प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति जो तीव्र आकांक्षा जो होता है वो यहाँ व्यक्त होता है, ठीक है। दूसरा है विद्यापति की जो भक्ति में आत्मसमर्पण यानी जो संपन्न भाव है वो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राधा अपने संपूर्ण अस्तित्व को श्री कृष्ण के प्रति क्या करती, समर्पित कर देती है, और यही समर्पण जो है भक्ति का मूल तत्व है, जहाँ भक्त अपने अहंकार को क्या करते, त्याग देते हैं और ईश्वर के चरणों पे अपने आप को अर्पित करते हैं, समर्पित कर देते हैं। विद्यापति के पदों में यह भाव जो है वो अत्यंत हमें सहज और स्वाभाविक रूप में व्यक्त होता है। उनकी कविता में हमें मानवीकरण और सहजता भी भक्ति भावना को प्रभावशाली बनाती है। उन्होंने ईश्वर को एक सजीव, साकार और मानवीय रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जिन्होंने भक्ति और भगवान के बीच के जो संबंध है उसको अधिक निकट और आत्मीय बन जाता है। कृष्ण कहा जाए तो केवल एक दार्शनिक सत्ता नहीं है बल्कि एक प्रियतम के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनसे भक्ति जो है वो अधिक भावनात्मक और भी ज़्यादा सहज भी हो जाती है। इसके बारे में बात करें और भी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भक्ति और जो श्रृंगार का हमें सामने पे देखने को मिलता है। विद्यापति के काव्य में श्रृंगार तत्व जो है अत्यधिक प्रबल है, लेकिन यह श्रृंगार अश्लील या मात्र भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक गया हुआ है। प्रेम के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करना उनकी विशेषता है। इस दृष्टि से वे भक्ति और सौंदर्य को दोनों के कवि माने जाते हैं। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि विद्यापति की भाषा में उनकी जो भक्ति भावना को प्रभावी बनाती है। उन्होंने मैथिली जैसी लोक भाषा का प्रयोग किया जो उसे सरल और मधुर और भावपूर्ण बनाती है। इससे उनकी जो कविता है वो जन सामान्य यानी जो आम जनता उसके हृदय तक पहुंचती है। उनकी पदावली में संगीतात्मक और लयात्मकता की भी देखने को मिलती है, जो भक्ति रस को और भी अधिक हमें गहन बनाने कार्य करती है। उनकी भक्ति में सहजता और जो स्वाभाविकता है वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसी प्रकार के दार्शनिक जो जटिलता है या कठोर जो साधना है उसका वर्णन नहीं किया है, बल्कि प्रेम और भावना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो बताने का कार्य किया है। यही कारण है कि उनकी भक्ति जो है लोक जीवन के बहुत ही निकट हमें देखने को या प्रकट होती है, ठीक है। अंततः हम कह सकते हैं कि कविता में जो भक्ति भावना है वो अत्यंत ही गहन है, भावपूर्ण है और कलात्मक रूप से व्यक्त हुई है। उनकी भक्ति माधुर्य रस पर आधारित है, जिससे प्रेम, विरह, समर्पण और आत्मीयता का एक अद्भुत जो है वो संगम देखने को मिलता है। उन्होंने भक्ति को केवल धार्मिक कर्तव्य रूप नहीं बल्कि हृदय की जो अनुभूति से और प्रेम की जो चरम अवस्था के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इस प्रकार उनकी जो काव्य धारा वो साहित्य की, भक्ति साहित्य की एक इतिहास की महत्वपूर्ण जो कड़ी है, मतलब कह सकते हैं लॉक के रूप में या फिर कह सकते हैं
माध्यम के रूप में उभर कर निकलने कार्य करता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अभी तक आप सभी बच्चों को लगता है कि हम लोग आपके लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़े। हमारा ये लक्ष्य है कि सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले। तो आप सही बच्चे भी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ के, आपके 75 नंबर पेपर होता है, 75 में 75 आप सही बच्चे ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। डिंगल और पिंगल, ये इसमें क्या भेद है, और इसे स्पष्ट करते हुए रासो शब्द का जो अभिप्राय है वो रेखांकित करने बोला गया है। ठीक है, तो डिंगल और पिंगल हिंदी, विशेषतः राजस्थानी या जो प्राचीन हमारी पश्चिमी हिंदी है, इस साहित्य के दो महत्वपूर्ण काव्य भाषा या शैलियाँ हैं जिनका संबंध आदिकालीन जो रासो इतिहास है उससे माना जाता है। इन दोनों के भेद को समझे बिना आप कह सकते हैं साहित्य की जो प्रकृति है, उस समय साहित्य प्रकृति को सही रूप से समझ नहीं सकते या कठिन है। साथ ही साथ रासो शब्द का जो अर्थ है और उसका जो प्रयोग है, इसी संदर्भ में हम लोग स्पष्ट भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करें डिंगल और पिंगल के भेद पर विचार करें। डिंगल मुख्यतः राजस्थान क्षेत्रों की एक काव्य भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः वीर गाथात्मक जो साहित्य है उसमें किया जाता था। इसकी जो भाषा है वो अपेक्षाकृत कठोर होती है, गंभीर होती है और ओजपूर्ण होती है। इसमें युद्ध, वीरता, पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। हिंदी की शैली में अलंकारों की उपेक्षा भाव में इसमें तीव्रता देखी जाती है और साथ ही साथ प्रभाव जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। रासो ग्रंथों में जो वीरता का उत्साह, युद्धों का जो वर्णन है और राजाओं की जो प्रशंसा है वो देखने को मिलती है। यह प्रायः डिंगल भाषा से ही रचित होती है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रप्रदाय द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई, उसमें डिंगल के प्रभाव को ही हम लोग देखा जा सकता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर पिंगल में कहा जाए अपेक्षाकृत, ठीक है, तो ये कोमल है, मधुर है और जटिल कहा जाए हमारे पास ललित भाषा शैली इसमें देखी जाती है। इसमें श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य और जो कोमल भावनाओं का वर्णन अधिक देखने में मिलता है। पिंगल की भाषा में लयात्मक और संगीतात्मक अधिक होती है, जिससे यह गेय यानी गाने योग्य बन जाती है। यदि डिंगल में ओज और वीरता का भाव है तो पिंगल में माधुर्य और कोमलता का भाव देखने को मिलता है। इस प्रकार डिंगल और पिंगल दोनों मुख्य अंतर है और उनके विषय भाषा शैली, भाषा प्रकृति या भाव प्रकृति में निहित है। डिंगल वीरता का और ओज का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पर पिंगल जो है श्रृंगार और जो माधुर्य उसका प्रतीकात्मक करता है। अब रासो शब्द के अभिप्राय को समझना आवश्यक हो जाता है। रासो शब्द की जो उत्पत्ति और जो अर्थ है उसको लेकर विद्वानों में मतभेद थे, लेकिन सामान्यतः इसे रस या रास जैसे नृत्य या लीला संबंधी माना जाता है। कुछ विद्वान इसे रासक शब्द से निकलने वाले शब्द भी मानते हैं, जिनका अर्थ है एक प्रकार का काव्य या नाटक रूप जिसमें गेयता और कथात्मक होती है। व्यावहारिक रूप से रासो शब्द का जो प्रयोग है उन काव्य ग्रंथों के लिए किया जाता है जिनके मुख्यतः वीर गाथाएं, युद्ध और राजाओं के पराक्रम का वर्णन हुआ है। ये काव्य जो है प्रायः गाए जाने के लिए रचे जाते हैं और दरबारों में कवियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। रासो शब्द का एक अन्य अभिप्राय यह भी है कि यह केवल कथा न होकर रसात्मक गद्य काव्य होता है। इसमें कथानक के साथ साथ भाव की अभिव्यक्ति भी होती है, जिसमें श्रोता या पाठक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से रासो साहित्य केवल इतिहास ही नहीं बल्कि काव्यात्मक इतिहास है। अंततः कह सकते हैं कि जो डिंगल और पिंगल दो काव्य शैली जरूर है। एक और डिंगल में वीरता और ओज का प्रधानता है, तो दूसरी और पिंगल में माधुर्य और कोमलता दिखाया जाता है। वहीं रासो इन काव्य रचनाओं को उन काव्य रचना कहा जाता है जिनमें मुख्यतः वीर गाथाओं का गेय है, रसात्मक रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये तीनों डिंगल, पिंगल और रासो आदिकालीन जो हिंदी साहित्य की रचना और विशेषताएं जो है उनको समझने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का वीडियो का। तो आप सही बच्चों को हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए, वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए इस वीडियो के माध्यम से। अब आप सही बच्चों को वीडियो कैसा लगता है, आप सही बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइएगा। इसके अलावा मेजर पेपर के अलावा माइनर पेपर में क्या पढ़ना है, एमडीसी में कौन सा सब्जेक्ट, ये भी अगर पढ़ने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।